नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय समाज की एक खूबसूरती है और बहुत से देशों के समाज की है, लेकिन भारत में ये विशेष तौर पर है कि वो अपने नायकों के बारे में अपशब्द सुनना पसंद नहीं करते। अपने नायकों के बारे में कोई भद्दी बात सुनना पसंद नहीं करते और जिनको नायक मान लेते हैं उनकी आलोचना तो सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह का कोई व्यवहार करे किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में, और अगर वो नायक बन जाए, लोगों के मन में बस जाए, दिल में बस जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भारत में यही स्थिति है। दुनिया भर में है, लेकिन भारत की बात करें और ख़ास तौर से गुजरात में मोदी एक कल्ट फिगर है। लोग उनको जो है एक महानायक के रूप में देखते हैं, उसी रूप में उनका जो है सम्मान करते हैं, उसी रूप में उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी आलोचना कोई करे इसमें उनको कोई बुराई नहीं लगती, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं दिखता। लेकिन जब गाली पड़ती है, याद कीजिए 2007 का चुनाव, जब मौत का सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने, उसका नतीजा क्या हुआ। उसके बाद याद कीजिए जिस तरह से मोदी के खिलाफ गालियों का सिलसिला, आरोप का सिलसिला, जिस तरह के अपशब्दों का सिलसिला चला, यहाँ तक कि उनके मरने की भी कामना की गई कांग्रेस के नेताओं द्वारा। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया 2019 के चुनाव में, घूम घूम कर पूरे देश में, गुजरात में भी। तो बात यह है कि उनको, और उसके अलावा मणिशंकर अय्यर जिन्होंने नीच कहा, मधुसूदन मिस्त्री जिन्होंने हाल ही में औकात दिखाने की बात कही, और सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा क्या रावण हैं नरेंद्र मोदी, जिनके 10 सिर हैं, हर चुनाव में पहुंच जाते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कष्ट है उसको कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के, इस समाज के, इस देश के लोगों की मानसिकता को नहीं समझती, उनके मन को नहीं समझती। वो किस बात पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, ये आज के कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आता। और जब से ये समझ में आना बंद हुआ है, तब से कांग्रेस की दुर्दशा का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कांग्रेस मेरी नज़र में एक डेथ विश से जो है ग्रस्त है, सामूहिक, बल्कि सामूहिक जो है मृत्यु की इच्छा से ग्रस्त संगठन है, जो अपने को नष्ट करके खुशी पाता है, जो अपने खिलाफ बोलकर अपना नुकसान करके खुशी मिलती है, जिसको उसको लगता है कि मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गए। नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है, उतना ज़्यादा तो नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। वो तो अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, आप देश को बढ़ाने में लगे रहते हैं, विकास के काम में लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास एक ही एजेंडा है कि कैसे अपना नुकसान किया जाए। और मुझे तो लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद उनको लगता है अरे बहुत देर हो गई, एक कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार लेते हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ 32 साल पहले कांग्रेस सत्ता में थी, 32 साल से लौटकर सत्ता में आई नहीं है। 1990 में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा और जनता दल का गठबंधन जीता। उसके बाद 95 में चुनाव हुआ, लगातार बीजेपी जीत रही है। ऐसे में किसी सत्तारूढ़ दल के लिए जो इतने लंबे समय से सत्ता में हो, उसके लिए एक मुश्किल आती है कि अपना जो प्रतिद्वंदी है, जो चुनौती देने वाला है, जो हमारे सामने खड़ा है, हमारे विकल्प के रूप में, उसके खिलाफ बोलें क्या। वो 32 साल पहले सत्ता में था, उसके खिलाफ बहुत सी बातें तो नई पीढ़ी आ गई, उनको याद भी नहीं, देखा भी नहीं, तो मुद्दों का चयन करने में मुश्किल होती है। लेकिन ये मुद्दा आसान कांग्रेस पार्टी कर देती है मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। हर चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता कोई न कोई ऐसा जुमला, गाली, शब्द कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको नरेंद्र मोदी हथियार बना लेते हैं, और उसके बाद उन पर आरोप लगता है कि जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। भाई सवाल ये है कि ये बोलने के लिए कहा किसने आपको। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की समस्या समझिए। वो उनका कहना है कि बीजेपी वाले हर चुनाव में, लोकसभा से लेकर पंचायत तक के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी के नाम पर वोट मिलता है इसलिए मांगते हैं।
मोदी के नाम पर लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, इसलिए मांगते हैं। मोदी के नाम पर उनको सत्ता मिलती है, इसलिए मांगते हैं। मोदी के नाम पर उनके उम्मीदवार जीतते हैं, इसलिए मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर जिस दिन ये बंद हो जाएगा, मोदी के नाम पर वोट मांगना बंद हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं, खड़गे सहित कांग्रेस के दूसरे नेताओं की समस्या ये है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं कि मांगना नहीं चाहते, मांगना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके नाम पर वोट मिलना बंद हो गया है। जब तक मिलता था सत्ता में थे, जब मिलना बंद हो गया सत्ता से बाहर हो गए। ये सीधी सी बात कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है कि उनके दिन मोदी को गाली देकर नहीं बहुरने वाले हैं। राहुल गांधी को समझ में आ गया गुजरात 2017 में उनकी जितनी ताकत थी सब लगा ली। 77 सीट से ऊपर नहीं ला पाए पार्टी के लिए, सत्ता तो बहुत दूर की बात है। और उनको समझ में आ गया कि गुजरात में वो कुछ भी कर ले, सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। इसलिए इस चुनाव से भाग गए, वो मैदान छोड़कर चले गए। ये प्लान करके भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में शुरू की गई जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव निकल जाए इसी बीच में, तो उनको गुजरात और हिमाचल आना ना पड़े। हिमाचल में तो बिल्कुल नहीं गए, गुजरात में एक दिन गए थे, सुना एक बार और आने वाले हैं, तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के आने से अगर बदलता तो यात्रा स्थगित करके भी वो कैंपेन कर सकते थे, या कहें कि यात्रा से पहले किसने रोका था? अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का न तो संगठन है, न विचारधारा है, न कोई आधार है गुजरात में, वो कम से कम 15 बार चुनाव की घोषणा से पहले, इस सितंबर से पहले, बल्कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उससे पहले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा आया उसके अगले दिन गुजरात में थे। उनको मालूम है पहले दिन से कि हमारी सरकार आ रही है, उनको मालूम है कि हम जीत रहे हैं, हमको जीतने से रोकने वाला कोई है नहीं। इसके बावजूद ये मेहनत इसलिए की जाती है कि जीतने की आदत बनी रहे। कांग्रेस शायद मेहनत इसलिए नहीं करती है कि हारने की आदत उसकी बनी रहे। तो ये बुनियादी फर्क है दोनों पार्टियों में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी गुजरात में जाकर, तो इससे समझ में आता है कि उनको गुजरात की ज़मीनी वास्तविकता, गुजरात के लोगों की मनस्थिति, गुजरात के लोगों की सोच, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। उनको पता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ जब जब इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां, आक्षेप किए हैं जिन भी पार्टियों के नेताओं के, उनका हश्र, राजनीतिक हश्र देख लीजिए। सोनिया गांधी जिन्होंने मौत का सौदागर कहा था, राहुल गांधी जिन्होंने चौकीदार चोर है कहा था, मणिशंकर अय्यर, उसके अलावा भी दूसरे नेताओं को देख लीजिए। और आने वाले दिनों में केसीआर का जो हश्र होने वाला है, राजनीतिक हश्र की बात कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी पर निजी हमला काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ये बात अगर भारत के दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को समझ में आ जाए तो उनके लिए भला होगा। नहीं, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर मुंबई चले जाएं और उद्धव ठाकरे से पूछ लें। उद्धव ठाकरे को मनाने की, समझाने की तमाम कोशिशें बीजेपी के नेता करते रहे, समझाते रहे कि मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से मत बोलो, लेकिन बोले। आज हालत ये है कि पार्टी गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह गया, नाम गया, और आने वाले दिनों में सत्ता कभी मिलेगी इसकी कोई दूर दूर तक संभावना दिखती नहीं। चंद्रबाबू नायडू से पूछ लीजिए, 2019 के चुनाव से पहले 2018 में जब छोड़ रहे थे तब भी उनको समझाया गया था बीजेपी के नेताओं से कि आपकी राजनीतिक मजबूरी हम समझ रहे हैं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने अपने लोकसभा सदस्यों से इस्तीफा दिलवा दिया था। मांग थी स्पेशल पैकेज दिया जाए आंध्र प्रदेश को, तो ऐसे में मजबूरी थी उनकी। अगर उस समय वो एनडीए के साथ बने रहते, बीजेपी के साथ बने रहते, तो उनको लगता था कि इसका राजनीतिक नुकसान होगा। जो बात उनको समझ में नहीं आई कि उसका राजनीतिक नुकसान उस बात से जितना होता उससे ज़्यादा नुकसान हुआ बीजेपी से अलग होकर। तब भी उनको समझाया गया था कि ठीक है अलग हो जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज हालत ये है कि दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा अभी तक। लगातार पछतावा, सार्वजनिक रूप से अपना पछतावा जाहिर कर चुके हैं,
लेकिन बात बन नहीं रही है। तो मोदी पर जिसने भी पिछले, खास तौर से पिछले 8 सालों में, वैसे तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही, लेकिन पिछले 8 सालों, और बाहर की बात क्यों करें, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने विरोध किया मोदी का, उनकी क्या स्थिति बनी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग वीडियो में कई बार कई लोगों के बारे में बता चुका हूँ। तो मोदी पर इस आक्षेप, इस आलोचना का, आलोचना तो नहीं कहनी चाहिए, इस गाली गलौज का उल्टा असर क्यों होता है? क्योंकि लोगों को भरोसा है, यकीन है कि ये आदमी देश के लिए काम करता है, ये देश के विकास के लिए काम करता है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए काम करता है, ये देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करता है। आप कह सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं कि ये गलत है, इसमें ये खामी है, ये बातें छिपाई जाती हैं, ये नहीं बताई जाती, जो बताई जाती हैं उनमें पूरी सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ बोल सकते हैं, ये सब कुछ लोग सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हैं, फिर लोगों का विश्वास आपसे हट जाता है। और जब नेता से, किसी भी नेता से, किसी भी दल का हो, उससे विश्वास हट जाए तो उसकी साख खत्म हो जाती है। विश्वास हटा, साख गई, तो समझिए कि वोट गया। ये बात जो मोदी विरोधी हैं उनको जब तक समझ में नहीं आएगी, उनके दिन नहीं बदलने वाले, नहीं बढ़ने वाले। तो उनको एक बात समझ, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि अगर मोदी के विरोध में ना बोलें, मोदी को गाली न दें तो क्या कहें। तो मोदी को गाली देते देते थक जाते हैं, तो वो भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उसका और बुरा नतीजा होता है। तो अब पूरा विपक्ष, सारे विपक्षी दल, उनको ज़्यादातर, सारे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ हैं बीजेडी और दूसरे दल जो इस तरह की राजनीति में यकीन नहीं करते, बाकी विपक्षी दलों का हाल ये है कि उनको सुझाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं और किस तरफ दरवाज़ा है उनको पता नहीं है। तो वो दरवाज़ा तलाशने में बार बार दीवार से सर टकरा रहे हैं, और ये टकराना लगातार उनको पहले से ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा है। इस बात को अगर कांग्रेस पार्टी 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की करारी हार से समझ लेती, तो सबक लेती और अपना कोई नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती, एक नया विमर्श, कि देखिए भाजपा इस विमर्श के साथ, इस विचारधारा के साथ चलती है, हमारी विचारधारा ये है। लेकिन कांग्रेस में कोई चिंतन, मनन, मंथन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। वो चुनाव दर चुनाव आता है, उससे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उसके नेता जगते हैं, उसके बाद फिर मोदी को गाली देना, उनको लगता है कि इसी एजेंडे से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और सबसे आसान है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई ज़मीन पर जाकर काम नहीं करना है। आप बताइए कि राहुल गांधी को किसने रोका था 2017 की हार के बाद गुजरात में लगातार जाने, लगातार संगठन खड़ा करने? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 2 साल तक गुजरात में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। तो इस तरह के रवैये से तो आप चुनाव जीत नहीं सकते, और मोदी को गाली देकर तो कभी नहीं जीत सकते। ये बात कांग्रेस बार बार चोट खाने, बार बार पराजय का मुंह देखने के बाद भी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी वहाँ कोई, किसी के पास कोई विजन नहीं है, नया सोचने की कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कोई इस तरह का विचार नहीं है, नया विचार जो लोगों को आकर्षित कर सके, जो लोगों को लुभा सके, जो लोगों को विश्वास दिला सके कि कांग्रेस बदल गई है, अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं है, भ्रष्टाचार वाली, घोटाले वाली। तो ये घोटाले की उसकी जो इमेज है, भाई भतीजावाद की जो इमेज है, परिवारवाद की जो इमेज है, उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी कोई भी नया नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रही है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको कांग्रेस पार्टी ही समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आसान रास्ता चुनती है, मोदी को गाली दो, भारत को गाली दो, भारत के पक्ष में कुछ हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो तो उसकी आलोचना करो। क्यों? क्योंकि मोदी ने किया है, मोदी की वजह से हुआ है। तो मोदी की वजह से हुआ है, उसको हम अच्छा कैसे कहें? ये तो हमारी बेइज्जती है, ये तो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। तो ये जो एंटाइटलमेंट की भावना है, ये जो राजशाही प्रवृत्ति है, ये कांग्रेस को कभी उभरने नहीं देगी। जिस संकट में है वो इस समय एक तरह के दलदल में फंसी हुई है।
वो हाथ पैर मारेगी तो भी नीचे जाएगी, कुछ नहीं करेगी तो भी नीचे जाएगी। इसलिए दलदल से निकलने का जो उपाय होता है वो अगर नहीं करेगी पार्टी तो उसका डूबना तय है, और कांग्रेस उस रास्ते पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।